नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी के रोटेशन की वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब एक तो ऑब्जेक्ट है जो सीधा जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं हाफ mv²। लेकिन अगर कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है, घूम रही है किसी एक्सिस के अराउंड, जैसे ये कोई बॉडी है जो किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है, तो इसमें रोटेशन की वजह से एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिंपल तरीका काम में लेना है। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की, उसमें हम अलग अलग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उसका सम कर लेंगे। अलग अलग पार्टिकल की आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, उसका सम कर लेना है, वही किसके बराबर होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। फिर इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि ये रोटेशन की वजह से आ रही है। इसके अंदर कैलकुलेट कैसे करना है, तो अलग अलग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो और उसके बाद में उसका सम कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे। जब ये बॉडी घूम रही होगी तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं आप देख सकते हो कि ये अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से घूम रहे होंगे। ये चीज नजर आई क्या आपको, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब अलग अलग रेडियस के सर्कल पे घूम रहे हैं, तो सबकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। सबकी जो लीनियर वेलोसिटी है ना वो अलग अलग होगी। हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पे कॉमन होगी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे एक चक्कर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है, तो इसका हर एक पार्टिकल घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ चुका होगा। एक चक्कर जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट करेगा तो इसका हर एक पार्टिकल घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ चुका होगा। तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई, 360 डिग्री घूम गया। और टाइम उसमें मान लो t लगा तो हर एक पार्टिकल के लिए t टाइम लगेगा। भी ऐसा तो है नहीं कि एक पार्ट इस बॉडी का पहले घूम के आ गया, दूसरा पार्ट बाद में घूम के आ रहा है, ऐसा नहीं है। सॉलिड बॉडी है तो एक साथ ही घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगी। इसका मतलब हर एक जो पार्टिकल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम कवर कर रहा है सेम टाइम इंटरवल के अंदर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने की जो रेट है उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसलिए हर एक पार्टिकल के लिए एक चीज यहाँ पे कॉमन है, याद रखना है कि रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। तो ओमेगा हर एक पार्टिकल के लिए सेम है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग होगी। कोई पार्टिकल तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के एकदम पास से ही घूम के वापस आ रहा होगा, ये वाला पार्टिकल ले लो जैसे, और ये वाला पार्टिकल थोड़ा दूर है तो इसको बड़े सर्कल पे घूम के आना है। अगर ये पार्टिकल छोटा पाथ कवर कर रहा होगा t टाइम के अंदर तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए कम। और ये वाला जो पार्टिकल है ये उतने ही टाइम में अगर बड़ा रास्ता कवर करके आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये सेम टाइम में आ पाएगा उसी पोजीशन पे। समझ में आई क्या ये बात। तो हर एक पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। मैं फॉर्मूले से भी बताता हूं आपको। लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू होता है ओमेगा इनटू आर। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी और उस सर्कल की जो रेडियस हो, उन तीनों में ये रिलेशन होता है। मैंने बोला ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है हर एक पार्टिकल के लिए, आर जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए वी भी ज्यादा होगा, फॉर्मूला ही बता रहा है ये। अगर इसके लिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा स्पीड से घूम के आ रहा होगा, इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, ज्यादा होनी चाहिए ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि उसको सेम टाइम में बड़ा रास्ता कवर करके आना है। ये वाला जो पार्टिकल है इसको सेम टाइम में छोटा रास्ता कवर करके आना है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। तो स्पीड सबकी अलग अलग है, लेकिन एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी, चाहे पार्टिकल कहीं भी हो। और जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा उसकी स्पीड तो 0 ही रहेगी, है ना, वो तो एक तरह से घूम ही नहीं रहा होगा, रेस्ट में ही होगा एक तरह से। तो मैं हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बोलेंगे, वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, हर एक पार्टिकल के लिए हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें n पार्टिकल है सिस्टम के अंदर, तो n पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाफ mn vn स्क्वायर तक। ठीक है, अब v क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा। तो अगर मैं आर के टर्म्स में ये फॉर्मूला कन्वर्ट करूं तो मुझे v की जगह लिखना चाहिए v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। लेकिन जैसे पहले पार्टिकल के लिए आप लिखोगे तो मुझे लिखना पड़ेगा जैसे v इक्वल टू, अगर ये पार्टिकल किसी v1 वेलोसिटी से घूम रहा है तो v1 इक्वल टू हम लिखेंगे ओमेगा इंटू r1। इसकी रेडियस क्या है सर्कुलर पाथ की, r1 है, इसलिए
जो V1 है उसकी जगह तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ओमेगा R1। ओमेगा तो हर एक पार्टिकल के लिए कॉमन है, इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे नहीं लिखना है, ओमेगा तो सबके लिए सेम ही है। बस आपको R की जगह R1 R2 R3 इस तरीके से पुट करना है अलग अलग पार्टिकल के लिए, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले पार्टिकल के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ M2 और V2 को क्या लिख देंगे, ओमेगा R2। इसी फॉर्मूले से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ही करते जाओ हर एक पार्टिकल के लिए। लास्ट वाले पार्टिकल के लिए भी ऐसे ही करना है, हाफ MN V की जगह आपको क्या लिखना है, ओमेगा RN स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब कुछ कॉमन आ रहा है उसको अलग कर लो, जैसे हाफ यहाँ पे हर एक टर्म में कॉमन है उसको अलग कर लिया, और ओमेगा भी कॉमन है, ओमेगा का स्क्वायर होके बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, अलग कर लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर M1 ये R1 स्क्वायर, इधर M2 और R2 स्क्वायर, इसी तरीके से आगे करते जाओ, लास्ट में आएगा MN RN स्क्वायर, ये आया। और ध्यान से देख के बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ये तो इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। अगर किसी भी बॉडी में n पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर इस तरीके से कैलकुलेट करके ऐड किया जाता है, तो उससे क्या आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आ जाएगा। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ, इसको पूरी टर्म को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी लिख सकते हैं, इनटू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास आ गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैलकुलेशंस वगैरह में यूज करेंगे, याद रखना है। अब ये मैंने कैलकुलेट करके बताया, बाकी आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा होता है तो लीनियर मोशन के लिए जब वो किसी लाइन के ऊपर मूव कर रहा होगा, किसी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए वो बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के, ठीक है। रोटेशनल मोशन में हम याद रखेंगे कि मास की जगह कौन ले लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन करेगा तो मास की जगह, जितने भी फॉर्मूले होंगे ना उनमें मास की जगह कौन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आएगा, और v की जगह कौन आएगा, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो फॉर्मूला यही बनेगा, मास को रिप्लेस कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे सीधा याद कर सकते हो आप, ठीक है, सिंपल वे में। ये तो कैलकुलेशन करके बताया कि ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है, बाकी आपको इस फॉर्मूले से मतलब है ये आप अच्छे से याद कर लेना। क्या कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है, सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आता है वर्क इन रोटेशनल मोशन। जैसे लीनियर मोशन के लिए जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके लिए वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे फिर, है ना, ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मान लो कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, किस पे घूम रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ये कोई पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कोई m मास का पार्टिकल है और ये किसी r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, इसको घुमाया जा रहा है मतलब, ठीक। हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब हमने इसके ऊपर कुछ टेंजेंशियल फोर्स लगाया होगा तो इससे कितना वर्क हुआ, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो हम रोटेशनल मोशन में इसके ऊपर कितना वर्क होगा वो कैलकुलेट करके देखेंगे। मान लो इस पे जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा वो है ft। ft का मतलब क्या है, टेंजेंशियल फोर्स जो इसके ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। मान लो कि पहले ये यहाँ पे था, फिर ये थोड़ा सा आगे चला गया यहाँ पे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ ds। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको ds बोल रहा हूँ, और इसने जो एंगल कवर किया है अभी वो है मान लो d थीटा। इसने क्या किया, ds डिस्प्लेसमेंट किया है, और जो एंगल कवर किया है घूमते टाइम पे वो कितना है, d थीटा के बराबर है, ठीक। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि टेंजेंशियल फोर्स से जब ds डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये dw क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क हमने कैलकुलेट किया है तो वर्क भी स्मॉल होगा, इसलिए dw इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब ये जो एंगल है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है और जो सर्कल की रेडियस है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। आपको पता होगा एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये डेफिनेशन होती है इसकी। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां पे गया होगा तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी है इसको आर्क बोलते हैं, है ना, आर्क। और ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, एंगल जो यहाँ पे कवर हुआ है। तो इन तीनों में रिलेशन ये होगा डी थीटा, यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो वहां पे जो ds लिखा है उसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, r
डी थीटा से। तो इसको लिख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इंटू आर डी थीटा। और याद करो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। रोटेशनल मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कुछ फोर्स आपने अप्लाई किया और वो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अगर रोटेट होने लग गया, इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट घूमने लग गया है यहाँ पे, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में रेडियस के बराबर होगी, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इस फोर्स से तो अपने पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। क्या आएगा अपने पास, टॉर्क। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मिला के आप क्या बोल सकते हो, इतने इतने को टॉर्क बोल सकते हो। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या गया, टो इंटू डी थीटा आ गया। अब मान लो कि ये जो पार्टिकल है ये किसी थीटा वन एंगल से और थीटा टू एंगल तक रोटेट किया जा रहा है। कहां से कहां तक रोटेट कर रहे हो इसको, किसी थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक घुमा रहे हो। तो फिर टोटल वर्क कितना होगा इस प्रोसेस में, तो उसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अपने पास फॉर्मूला तो आ ही चुका है। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगानी है, थीटा वन से थीटा टू। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हो मान लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करके और हम जो भी वर्क होगा इसके ऊपर वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे। अच्छा ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू बन जाएगा, यानी कि टोटल वर्क। इंटीग्रेशन में सिर्फ डी थीटा बचेगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा। फिर इसमें लिमिट पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, तो इनटू पहले अपर लिमिट पुट करो थीटा टू माइनस लोअर लिमिट पुट करो थीटा वन। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने इतना टॉर्क अप्लाई किया जिससे पहले वो इतने एंगल पे था बाद में इतने एंगल पे चला गया, तो बताओ उसमें प्रोसेस में कितना वर्क हुआ। तो जब भी आपको थीटा वन थीटा टू और टॉर्क दे रखा हो तो इस फॉर्मूले को यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि रोटेशनल मोशन में कितना वर्क हुआ होगा। ठीक है, सिंपल है एकदम। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी वर्क एनर्जी पावर वाले टॉपिक में, जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क करते हो और अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो जो भी वर्क उसके ऊपर किया जाएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा। तो वैसी थ्योरम यहाँ पे भी हम लगाएंगे, उसको भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इन रोटेशनल मोशन। वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशनल मोशन में ये बोलती है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ टॉर्क अप्लाई करके कुछ वर्क करते हो तो उसके ऊपर जितना भी वर्क किया गया है, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो वो जितना भी वर्क उसके ऊपर किया गया है वो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सिस्टम की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो जितना भी चेंज होगी वो हमेशा उस एक्सटर्नल वर्क के बराबर होगी जो आपने उसके ऊपर किया होगा। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मान लो कि पहले जो पार्टिकल है वो किसी ओमेगा वन एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, बाद में आपने उसके ऊपर कुछ वर्क किया जिससे वो ओमेगा टू एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लग गया, तो उसके ऊपर जो वर्क हुआ है वो बराबर होगा चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, इन रोटेशनल मोशन, कि जो एक्सटर्नल वर्क किया जाएगा वो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा। सिंपल एकदम, कर सकते हैं ऐसे कैलकुलेट। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं बस आपको, ठीक है। इसके बाद में आता है फिर रोटेशनल पावर। रोटेशनल पावर का मतलब क्या है, जैसे पावर का मतलब था वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पे भी वही मतलब है। रोटेशनल पावर का मतलब है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको घुमाने के लिए आप कुछ वर्क कर रहे हो तो कितना वर्क पर सेकंड किया जा रहा है उसके ऊपर, या उस ऑब्जेक्ट की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना चेंज हो रही है पर सेकंड, उसी को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल पावर बोलेंगे। देखो फॉर्मूले वही है जो हमने पहले पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में या फिर वर्क एनर्जी पावर वाले टॉपिक में। जो फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं ना, वही फॉर्मूले बस थोड़े से चेंज करके लिखने हैं आपको। जैसे रोटेशनल पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क, जो स्मॉल टाइम डी टी के अंदर आपने इसके ऊपर किया होगा सिस्टम के ऊपर, तो डी डब्ल्यू वर्क हुआ है डी टी टाइम के अंदर, तो जो पावर यूज की जा रही है वो बराबर होगी डी डब्ल्यू बाई डी टी के। जो पावर खर्च की जा रही है ना उसको घुमाने के लिए वो बराबर होगी डी डब्ल्यू बाई डी टी के। अच्छा वर्क को हम क्या लिख सकते हैं रोटेशनल मोशन के लिए, इसको टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, टॉर्क जो आपने अप्लाई किया इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू dw की जगह लिख दो टो इनटू डी थीटा डिवाइडेड बाई dt। अब ये जो डी थीटा बाई dt है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या, क्या चीज होती है ये तो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन यही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखो इंस्टेंटेनियस पावर का एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब ये तो मैंने वैसे कैलकुलेट करके बताया, बाकी आप इसको सीधा भी याद रख सकते हो। आपको याद होगा कि जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जो पावर है या वर्क एनर्जी पावर वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें पावर को हमने डिफाइन किया था फोर्स इनटू वेलोसिटी से, इंस्टेंटेनियस पावर को। तो ये वही फॉर्मूला है जो रोटेशनल मोशन में हमने कन्वर्ट करके लिखा है। आपको पता है रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह कौन ले लेता है, टॉर्क ले लेता है, वेलोसिटी की जगह कौन ले लेता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बनेगा देखो, ठीक है। तो जो फॉर्मूले आपने पहले पढ़ रखे हैं ना, वही सारे फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ उनको। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ले लो, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लो, बस ऐसे आपको चेंज करना है चीजों को, ठीक है। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ देखो, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया rotating about their regular axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disk has angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought in contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for the loss of energy during this process is, जो rotational kinetic energy का loss हुआ होगा ना, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ये बोल रहा है कि दो डिस्क है अपने पास में और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। यहाँ पे दो अलग अलग डिस्क की बात कर रहा है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। ये पहले डिस्क मान लो, ये घूम रही है किसी ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। फिर दूसरी डिस्क मान लेते हैं, ये मान लो दूसरी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई है, लेकिन ये किसी अलग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से घूम रही है। इनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के अलोंग इनको कॉन्टैक्ट में ले आए हम लोग। कॉन्टैक्ट में आने से अब ये कंबाइंड डिस्क बन गई, एक ऐसे ही दो डिस्क मिला के एक कंबाइंड डिस्क बन गई एक तरह से, और अब ये दोनों डिस्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूम रही है ये, ठीक है। अभी जो एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा हो चुकी होगी, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो गई, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर आपने एक्सटर्नली कोई फोर्स या टॉर्क अप्लाई नहीं किया है सिस्टम पे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कैसे, पहले आई और आई था, अब क्योंकि इनको कंबाइन कर दिया तो अब कितना हो गया, 2i हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग एंगुलर वेलोसिटी को भी चेंज होना पड़ेगा, ताकि शुरुआत में इन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है अलग अलग, उसका जो सम है वो किसके बराबर आ जाए, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। तो ऐसा इसलिए होगा, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्क की अलग अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर इसकी फाइनल जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइंड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी, जो कंबाइंड डिस्क है ना, ये अब कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए क्या करना है, पहले सिस्टम का इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है वो देखना है, कितना होगा, आई इंटू ओमेगा 1। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले वाली जो डिस्क है उसका एंगुलर मोमेंटम होगा शुरुआत में आई इंटू ओमेगा 1, लिख देते हैं आई इंटू ओमेगा 1। दूसरी वाली डिस्क का होगा आई इंटू ओमेगा 2। और जब ये कंबाइंड डिस्क बन गई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया 2i, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बाद में वो होगा 2i इंटू ओमेगा के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास आएगा एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे i कॉमन लेके इस वाले i से कैंसिल कर दो, तो इधर आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 2 ओमेगा। तो बताओ ओमेगा क्या है यहाँ से सॉल्व करने पे, ओमेगा आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया अपने पास ओमेगा, कि ये जो फाइनली घूम रही होगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी होगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 के बराबर। अब आप क्या करो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो, लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये बराबर होगा, लॉस का मतलब ये है कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, वो देखो हाफ
पहले वाली डिस्क की होगी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, दूसरी वाली डिस्क की होगी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। ये आगे टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इसमें से माइनस क्या करना है, फाइनल जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो। फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अब 2i इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, जो कि बराबर है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे। जो कॉमन है उसको अलग कर लो, जैसे 1/2 और i, ये हर एक टर्म में आ रहा है तो अलग कर लो, तो बचेगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ये आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इसका स्क्वायर, और नीचे एक 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा ना, एक 2 कैंसिल कर दिया मैंने, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो अब। हाफ आई एलसीएम ले लो, 2 मैंने एलसीएम ले लिया, क्या आएगा 2 एलसीएम लोगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करो, ये आएगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, यही आएगा। इसके बाद में 1/2 आई। अब आप खुद देखो यहाँ पे ये माइनस का सिंबल जब आप आगे इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो एक ओमेगा 1 स्क्वायर एक ओमेगा 2 स्क्वायर तो इससे कैंसिल, तो ये बचेगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, और एक माइनस का 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 आएगा। अब ये तो एक फॉर्मूला बन गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये ध्यान से देखो क्या लिखा है, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये तो किसका फॉर्मूला है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, तो ये आ गया पहला ही ऑप्शन है 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। मतलब लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ। ये बोल रहा है कि कोई बॉडी है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I इक्वल टू 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इनिशियली ये रेस्ट में है तो इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। अब इसको घुमाना है और इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देनी है 1500 जूल के बराबर, मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास फाइनली आ जाएगी घूमने की वजह से वो होगी 1500 जूल के बराबर। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा होगा, जो इसकी स्पीड बढ़ा रहा होगा एंगुलर स्पीड बढ़ा रहा होगा वो है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये बोल रहे कितनी देर के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगाना चाहिए ताकि ये जब ये घूम रही हो तो इतनी काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर ले। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी इसको गेन कर लेनी है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है पहले ये पता करेंगे कि इसकी अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो इसने कितनी एंगुलर वेलोसिटी गेन कर ली होगी, मतलब जो भी टी टाइम के अंदर ये एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगी वो कितनी होगी। तो आपको पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इससे हम ओमेगा 2 फाइंड कर लेंगे। ओमेगा 2 मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो इसने गेन कर ली। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है अभी 1500 जूल के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1.2 है ना इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कैलकुलेट कर लो इससे, ओमेगा कितना आएगा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा पहले तो ये आएगा 0.6, ये अपोन में चला जाएगा तो 1500 डिवाइडेड बाई 0.6 तो ये आएगा 2500, यानी ओमेगा आ गया अपने पास में 50 रेडियन पर सेकंड। इतनी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कंडीशन में इसने गेन कर ली होगी। इसको ओमेगा 2 बोल देते हैं, वैसे ओमेगा 2 मतलब फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना फाइनल वो है ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 तो 0 है क्योंकि ये शुरुआत में रेस्ट में थी और बाद में इसने एंगुलर वेलोसिटी गेन कर ली 50 रेडियन पर सेकंड। तो आपको पूछा कि कितनी देर के लिए ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगाया गया होगा। तो अब इन सब में रिलेशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है
वो होती है ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ये यूज कर लो, इससे टी कैलकुलेट कर लो। ओमेगा 2 तो अपने पास आ ही चुका है 50, ओमेगा 1 0 लेना है, अल्फा आपको 25 दे रखा है और टी आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा 2 सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड के लिए आपने इतना एंगुलर एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगाया होगा, जिससे इसने इतनी एंगुलर वेलोसिटी गेन कर ली और उससे इतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी बन रही होगी। ठीक है, आया समझ में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मीटर स्केल इज हेल्ड वर्टिकली with one end on the floor and is allowed to fall, then with what velocity the upper end will hit the ground। ये बोल रहा है कि एक रोड है, उसको ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है और इसको हम नीचे गिरने के लिए अलाउ करते हैं, मतलब ये नीचे गिरती है, नीचे गिरेगी तो ये जो टॉप पॉइंट है इसका, इसको P बोल देते हैं। जब ये यहाँ पे आके टकराएगा जमीन के ऊपर तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से ये टकरा रहा होगा। एक रोड को ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है और जब इसको गिराया गया है तो जब जमीन पे ये जाके टकरा रही है तो इसका जो टॉप एंड है ये वाला, ये किस वेलोसिटी से जमीन पे टकराएगा, ये आपको बताना है। ये ग्राउंड लेवल मान लो तो यहाँ पे आके टकराएगी। ये जो रोड है शुरुआत में इसके पास कौन सी एनर्जी है, देख के बताओ। जब ये वर्टिकली ऐसे रखी होगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ये ग्राउंड से किसी हाइट के ऊपर है ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनी? तो ये जो रोड है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है तो ये वाली हाइट होगी 0.5 मीटर के बराबर। जो ग्राउंड लेवल है उसे 0.5 मीटर हाइट के ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पे आप इसका मास एज्यूम करोगे, तो ग्राउंड से अगर ये 0.5 मीटर हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh के बराबर। h की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे 0.5 मीटर लेनी है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला mgh। शुरुआत में इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये नीचे गिरेगी ऐसे तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये वाला जो एंड है ये तो फिक्स किया हुआ है हमने, इसके अराउंड ये ऐसे घूम के गिर रही है ना, ये तो ऐसे रोटेट होते हुए गिर रही है। इसका मतलब जब जमीन पे ये टकराएगी तो उसके पास आ चुकी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूछा कि ये किस वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगी, तो v फाइंड करना है। तो जिस एक्सिस के अराउंड ये रोड रोटेट हो रही होगी उस एक्सिस के अराउंड पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितना है, वो वहां पे पुट करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताओ। तो अगर कोई भी रोड हो उसके एक एज से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड उसको घुमाया जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/3 के बराबर। एक तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। दूसरा ओमेगा क्या होगा, क्योंकि ओमेगा नहीं पूछा कि किस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रही है, ये नहीं पूछा, इसने पूछा वेलोसिटी बताओ। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v/r होता है। r मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और उसकी लीनियर वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r है, तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू v/r। तो क्योंकि v कैलकुलेट करना है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ओमेगा को हटाने के लिए। r की जगह क्या लेना है, तो जब ये रोड ऐसे घूम रही होगी तो इसका ये वाला जो सिरा है ये कितनी रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, देख के बताओ। जितना इस रोड की लेंथ है, समझ रहे हो, ये तो वो पॉइंट है जिसके अराउंड रोड रोटेट हो रही है, तो इसके अराउंड जब घूमेगी ऐसे तो देखो ये जो P पॉइंट है ना ये किसी L रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा, तो R की जगह L लेना है। तो बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। mg, h की जगह तो क्या लेना है, h की जगह लेना है L/2 लिख देता हूँ इसको। ये टोटल लेंथ L है तो इसका हाफ है ये L/2 और हाफ। I की जगह क्या लेना है ml²/3 और ओमेगा की जगह v/l लेना है। r की जगह क्या लेंगे, इसमें l वाला सिंबल यूज करेंगे ना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ यहाँ पे l के बराबर होगी। m कैंसिल हो गया दोनों साइड में, एक l भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक 2 भी उड़ा दो, इधर g बचेगा जिसकी वैल्यू 10 इक्वल टू इधर एक l नीचे कैंसिल करके नीचे क्या बचेगा, सिर्फ एक l बचेगा। तो एक l बचेगा तो ये आएगा v²/3 और l की वैल्यू 1 है, तो बताओ v² कितना आया 30। v की वैल्यू क्या होगी √30 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 5.4 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ रहा होगा ये। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो वेलोसिटी होगी इस वाले एंड की वो कितनी होगी √30 मीटर पर सेकेंड या अप्रोक्सीमेटली 5.4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। हमने इसका सेंटर ऑफ मास देखा कहाँ पे है,
उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी देखी, वो पोटेंशियल एनर्जी ही यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट 600 आरपीएम, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन चेंजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 300 आरपीएम देन फाइंड द वर्क डन। अगर फ्रीक्वेंसी इतने से इतना चेंज हो रही है तो उस पर कितना वर्क हुआ ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो जब भी आपको रोटेशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी हो इसका मतलब ओमेगा भी आपको दे रखा है। कैसे, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो जैसे ओमेगा 1 मुझे कैलकुलेट करना है तो 600 आरपीएम से ये डिस्क है वो घूम रही है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी शुरुआत में 2 पाई एफ की वैल्यू 600, लेकिन ये आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, पर सेकंड में इसको लिखेंगे तो पर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक मिनट में कितने चक्कर लगा रही है 600, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में अगर 600 चक्कर लगा रही है तो एक सेकंड में कितने लगा रही होगी, तो 60 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे ना, इसलिए 60 से डिवाइड किया है, तो ये डिवाइड करोगे तो ये 10 आ गया, यानी कि 20 पाई आ गया अपने पास, 20 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी शुरुआत में। और बाद में कितनी हो गई एंगुलर वेलोसिटी, तो बाद में फ्रीक्वेंसी हो गई चेंज हो गई 300 आरपीएम, मतलब 2 पाई इंटू 300, और इसको भी आरपीएस में यानी कि रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर, सॉल्व करोगे तो 10 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये अपने पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई शुरुआत में और बाद में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है बॉडी का 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और क्या पूछ रहा है ये कि बताओ कि इस पे कितना वर्क हुआ है। तो याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बताई थी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उस पर जो एक्सटर्नली वर्क किया जाता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो। चेंज मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस इनिशियल जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, तो हाफ आई मैंने कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला बन गया हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, ये आएगा टोटल वर्क कितना आएगा, ये आई की वैल्यू दे रखी है 1, ओमेगा 2 कितना हो गया 10 पाई, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस इनिशियली ओमेगा 1 कितना था 20 पाई, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, ये देखो ये आएगा 100 पाई स्क्वायर, ये आएगा 400 पाई स्क्वायर, यानी कि माइनस का 300 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि माइनस का 150 पाई स्क्वायर। ये जो पाई स्क्वायर है इसकी लगभग वैल्यू 10 के आसपास ही होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और उसका स्क्वायर करोगे ना तो लगभग 10 आएगा, ये तो एक जीरो लगा देते हैं पाई स्क्वायर को हटा के, तो ये आएगा माइनस 1500 जूल के बराबर। नेगेटिव में क्यों आ रहा है यहाँ पे वर्क, क्योंकि देखो जो इसकी स्पीड है या फ्रीक्वेंसी वो कम हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव वर्क किया गया है, अगर पॉजिटिव वर्क होगा तो क्या होगा स्पीड बढ़ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली ये अपना आंसर आएगा 1500 जूल के आसपास। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा करीब है। यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू है ना वो अप्रोक्सीमेटली आपको बताया कि पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर होता है, एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो ये 1470 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी।